नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और शीघ्र ही हम आपके घरों तक केबल के माध्यम से पहुंचेंगे। जी हां, अमरावती में अब तक हम सोशल मीडिया पर पूरा हमारा ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने हमें भरपूर प्रतिसाद किया, जिसके चलते यूट्यूब पे हमारे करीब 1.25 लाख के आसपास और फेसबुक पे 75,000 के आसपास सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हो गए। ये आपका प्रेम है कि लगातार केबल पे न होने के बावजूद भी आपने हमारे लगाव में कहीं भी कमी नहीं दिखाई। ये आपका प्रेम ही है, जिसके चलते लगातार आज हम 20 वर्षों से इस सोशल मीडिया और लोकल टीवी के माध्यम से आप तक खबरें लगातार पहुंचाते आ रहे हैं। अमरावती शहर में कोरोना का कहर अमरावती शहर के साथ में ग्रामीणों में भी लगातार बढ़ता हुआ जारी है। सड़कों पर बढ़ती हुई भीड़ और उसके साथ में दवाखानों में भी बढ़ती भीड़, सड़कों की भीड़ और दवाखाने की भीड़ दोनों कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। मात्र सितंबर माह में 4850 के आसपास कोरोना के संक्रमित पाए गए। मात्र सितंबर माह, जबकि आज मात्र 19 तारीख हुई है, 19 तारीख तक 4850 कोरोना के संक्रमित पाए गए। यह सबसे बड़ा आंकड़ा इन माह में। हर माह में संख्या पिछले माह से दुगनी होते जा रही है। यदि पिछले महीने 3500 की संख्या है तो इस महीने 7000 होने की संभावना है। ये सारी संभावनाएं जो रोजाना आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर है। इस सितंबर माह में मौत का आंकड़ा भी 97 के ऊपर पहुंच गया है। पिछले 5 महीनों में जहां 131 मौत थी, सिर्फ अभी एक माह में 97 मौत हो गई। लगातार बढ़ते हुए आंकड़े और प्रशासन की परेशानी और इन सब में उलझते हुए रिश्तेदार, परेशान होते हुए रिश्तेदार, कई लोग जिनके रिश्तेदारों की मौत हो जाती वे भी देखे गए, तो कई लोगों के मरीज वहाँ पर अपनी ज़िंदगी से लड़ते रहते हैं लेकिन उन्हें बाहर खबर नहीं मिलती, ऐसे लोग भी देखे गए। इन सब के चलते जहाँ अमरावती का स्वास्थ्य प्रशासन लगातार 7 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस सेवा की थकान, उस सेवा के कारण जो उन्हें डिप्रेशन तरीका हो रहा है, उनके भी कारण कई जगह लापरवाही हो सकती है। इसकी संभावना भी है, क्योंकि एक शरीर के 7 महीने तक कोई पीपी किट पहनकर वही लोगों से उलझना, वही दवाखाना, वही रास्ते, वही सारी चीज़ें देखते हुए एक शरीर के इन चीज़ों में भी परेशान। तो ये सारी परेशानियाँ सामने आती हुई नजर है, लेकिन इन सब परेशानियों का मरीज के रिश्तेदार भुगतान क्यों करें, यह भी सवाल कई बार उठता है। पिछले कई बार शिकायतें खाने की, अब कम से कम खाने की शिकायतें नहीं हैं लोगों को, उनकी सुविधाएं। लेकिन जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही, निश्चित रूप से मरीजों के प्रति लापरवाही होना स्वाभाविक है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। एक अमरावती मात्र ऐसे कि जहां पे 5 से 6 प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज हो रहा है और हमारे यहाँ का जिला प्रशासन भी इसमें अच्छा काम कर रहा है। लेकिन परेशानी में जो रिश्तेदार आते हैं, जिनको कोविड का संक्रमण हो जाता है, ऐसे लोग निश्चित ये भी बहुत परेशानी के दौर से गुजरते हैं। पहले तो जब कोरोना का मरीज निकलता तो पूरा मोहल्ला में खबर हो जाती थी और पूरे इसमें बैरिकेड्स लगाना, एम्बुलेंस ले जाना, पुलिस की गाड़ी, ये प्रशासन, मनपा कर्मचारी, सारा उस मोहल्ले में ऐसा एकदम वातावरण बन जाता। अब कम से कम वो बातें नहीं हैं। अब तो पड़ोस में भी यदि कोई कोरोना का संक्रमित आए तो पड़ोसी को पता नहीं चलता, इतने ज़्यादा कोरोना के मरीज हो गए। बताने के पीछे कारण ये है कि अब लोगों ने इसको धीरे धीरे अपना लिया है, लेकिन साथ ही लोग डर भी बहुत गए। अमरावती के व्यापारी संघ ने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि हफ्ते में 2 दिन कर्फ्यू लगाया जाए, शाम को 5 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जाए, 7 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जाए, ताकि सड़कों पे भीड़ कम हो और कोरोना जो अचानक से बढ़ने लग गया वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावट आए। जब पूरा लॉकडाउन था तब यही व्यापारियों ने दुकानें खोलने के लिए निवेदन किया था। हालांकि महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार सहित सभी जगह से व्यापार पूरी तरह करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन अब उसको यदि वापस लॉकडाउन में कन्वर्ट करना है, लॉकडाउन में लाना है, 2 दिन का कर्फ्यू लगाना है, तो प्रशासन के सामने कई मुश्किलें हैं। बस में भी जहाँ पहले लिमिटेड सवारी ले जाने की घोषणा की गई थी, अब बसों को भी पूरी सवारी ले जाने की अनुमति दे दी गई। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ा रही है। कोरोना बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है, रोजाना संख्या बढ़ते जा रही है, इसमें परेशानी भी लोगों की बढ़ते जा रही है। हाल ही में
नरखेड़ में सायगांव गांव के एक व्यक्ति अपनी जांच कराने वहां के अस्पताल में गए तो सांस और ऑक्सीजन की कमी के चलते उन्हें अमरावती इरविन अस्पताल में रेफर किया गया। हाल ही कल ही की घटना है जिसका पूरा आज सुबह से पूरा हंगामा हो गया। कल यानी 18 तारीख को उस मरीज को मोर्शी के सायगांव में, वहाँ पर नरखेड़ के पास में, ये नागपुर जिले में आता है, वहाँ से अमरावती इरविन अस्पताल में रेफ़र किया गया। इरविन में वहाँ पर उसकी कोविड की जांच हुई जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद में सुपर स्पेशलिस्ट जो कोविड अस्पताल बना हुआ है वहाँ उसको एडमिट किया गया। 12:30 बजे के करीब वहाँ उसके एडमिट किया गया और बताया जाता है कि शाम को 6:30 बजे उस व्यक्ति की मौत हो गई। मोतीराम भड़ नाम का यह व्यक्ति सायगांव निवासी है, नरखेड़ के पास में आता है। 6:30 बजे मौत हो गई। देर रात तक पता चला कि उस व्यक्ति का शव अस्पताल में नहीं दिख रहा है। रिश्तेदारों ने रात में हंगामा किया शव देखने की, क्योंकि 12:30 बजे वह जीवित व्यक्ति को जब वहाँ अस्पताल में एडमिट कराते हैं उसके बाद में कोरोना से उसकी मौत हो जाती है। मौत अचानक बहुत सारी, और कई बार रास्ते में जाते जाते मौत हो जाती। इरविन अस्पताल से कोविड अस्पताल में ले जाते हुए मौत हुई, घर से किसी वाहन में लाते हुए भी लोगों की मौत हुई है। मौत का कोई निश्चित कारण कि कब होंगी कोविड में कोई नहीं बता सकता अभी, इतनी अचानक से इसकी मौत हो जाती है। ऐसी व्यक्ति की मौत 6:30 बजे हो गई। रात को 12 बजे तक शव के पते नहीं। खूब हंगामा किया रिश्तेदारों, क्योंकि जिस व्यक्ति को दवाखाने के अंदर दिया उसका शव भी यदि उन्हें देखने को नसीब नहीं हो तो निश्चित रूप से ऐसे समय रिश्तेदारों की मनस्थिति का अंदाजा जिसके ऊपर बीतती है वही लगा सकता है। रात को इतने होने के बावजूद जब रिश्तेदारों के किसी एक व्यक्ति ने इन सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए तो प्रशासन ने वह रिकॉर्डिंग भी उसमें से हटा गई। इसके पीछे कारण कि कई शिकायतें अंदर से बाहर रिकॉर्डिंग करके बाहर आ जाती थी और वह पूरे अमरावती में, पूरे शहर में फैल जाए, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों का मॉरल डाउन होता था। तो इस चीज़ के लिए प्रशासन ने ऐसी बातें बाहर जाने से रोकी, लेकिन कहीं ना कहीं से बाहर बात आई जाती है। बिलकुल आमच्या संरक्षणासाठी पोलीस लोक आहे। आमचा पेशंट आम्हाला दाखवा। 1.5 घंटा झाले सिक्युरिटी भाऊ माहित आहे पूर्ण बिल्डिंग पालती करते। आयसीयू मध्ये पेशंट दाखवा। कोरोना झाला तर मरायला तयार आहे आम्ही। चला आयसीयू मध्ये याचा अर्थ बळी नाही आहे इथं। आणि इथं मला आजच्या डेट मध्ये मोतीरामजी भड नाही दिसले तर हा दवाखाना पोलीस प्रोटेक्शन सहित उद्या फोटन। तुम्ही जर आयसीयू मध्ये इंचार्ज आहे तर फक्त इथं पेशंट दाखवा। सर्वसामान्य जनतेसोबत अन्याय करून राहिले तुम्ही कोरोनाच्या नावावर। पोलीस लोकांच्या प्रोटेक्शनात तुम्ही लुटता। देशाचं संरक्षण करते पोलीस लोक। तुम्ही पेशंट आयसीयू मध्ये दाखवा। आजच्या डेट मध्ये पेशंट आयसीयू मध्ये नाही दिसला तर इच्छा दवाखान्याची तोडफोड मी करन आणि उद्या सकाळी आंदोलन या हॉस्पिटल मध्ये मी करन। तुमचा सगळ्याचा उद्या रेकॉर्डिंग दाखवतो मी सीपी ऑफिसला, एवढं लक्षात ठेवता। रेफरन्स झालेला पेशंट काय बोलतो? नोंद रजिस्टरला पेशंट नाही याच्या रजिस्टरची नोंद दाखवा तुमच्या। कुठे तुमचा रजिस्टर? तुम्हाला मृतक व्यक्ती, ऍडमिट व्यक्ती, रेफर व्यक्ती समजत नाही? हे मृत झाले आहे किंवा हे अमुक झाले आहे। उलट तुम्ही मोबाईल हिसकून राहिले। तुम्हाला शर्म वाटायला पाहिजे। आज तुम्ही कोऑपरेट करायला पाहिजे। तुमचे भाऊ, तुमची आई, तुमची बहीण, गव्हर्नमेंटच्या नावावर तुम्ही लुटाचा प्रयत्न करता आणि सर्वसामान्य जनतेशी खेळून राहिले तुम्ही तर हेल्पिंग नेचर ठेवायला पाहिजे। आजच्या डेट मध्ये इथे मोतीरामजी भड पेशंट रेफर झालेला दाखवा सगळे जण। एका बाई जवळचे तुम्ही जर का दादा पोलीस लोक तुम्ही एक माय बहिणीचे रक्षण करताय ना। एका बाई जवळचा मोबाईल जर तो पोरगा हिसकावून राहिला, माझ्या बायकोच्या अंगावर गेला, तुम्हाला कारवाईचे आदेश नाही आहे का पोलीस लोकांना? बिनधास्त आले तुम्ही, पण या हॉस्पिटल मध्ये गडताडपणा आहे। पेशंट आहे नाही तो आता सांगून नाही राहिले। बहुत हंगामा होने के बाद में भी जब शव का पता नहीं चला तो रात को 3 बजे मृतक के रिश्तेदारों ने गाड़गे नगर पुलिस में शव गायब होने की शिकायत लिखाई।
उसके बाद में सुबह फिर मीडिया को भी बुलाया गया, वहाँ पे पुलिस भी आई, तब जाकर कहीं प्रशासन ने वह शव ढूंढा, कोविड रुग्णालय के प्रशासन ने, और उससे उसकी पहचान करा दी, जब जाकर मामला कहीं ये शांत हुआ। लापरवाही यह हुई कि शव सभी की पैकिंग एक सरी की रहती है, गिनती में कभी फ़र्क हो जाता है। मैंने कहा कि लगातार 7 महीने से एक ही ऐसा थैंक्सलेस, जिसमें धन्यवाद किसी को नहीं मिलता, ऐसा जॉब करते समय कई लोग परेशान भी हो सकता उसमें स्वास्थ्यकर्मी से भी कहीं यह शव रख के भूल गया हो या कोई टैग लगाना रह गया हो, क्योंकि टैग लगाया जाता है इनको, बाकी बाहर से सब नीले कपड़े हैं, सबको एक सरी की पैकिंग दी जाती है और शव को खोलना नहीं होता, ये निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे में शव कभी अदली बदली भी होने की संभावना होती है, तो ऐसे में रिश्तेदार का भी उग्र होना स्वाभाविक है, उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, क्योंकि उनका रिश्तेदार जो जिंदा दवाखाने में गया था मृतक के रूप में, यदि उन्हें शव भी नहीं मिले तो ऐसे में उनकी परेशानी स्वाभाविक है। आखिरकार उनका शव मिल गया और रिश्तेदारों ने सारी परेशानी सिटी न्यूज़ के सामने बयान की। माझ्या पेशंटचं नाव मोतीरामजी काशीनाथजी भड आहे आणि माझे जे पेशंट होते ते 2 दिवसापासून इथं भरती केलेले होते, पण काल आम्ही जेव्हा इन्क्वायरी केली ऑफिसमध्ये, त्यांच्या इन्क्वायरी विभागमध्ये, तेव्हा ते बोलत होते की बा तुमचा पेशंट 1:30 वाजता दगावलेला आहे, पण आम्ही इथे संध्याकाळी 10-10:30 पर्यंत जेव्हा हजर होतो तेव्हापर्यंत आम्हाला त्यांच्याकडून कुठलाच नंबरवर फोन आलेला नाही। नंतर आम्ही जेव्हा तिथं विचारायला गेलो तर नंतर सांगत होते की 6 वाजता तुमचा पेशंट दगावला, 6 वाजता पण पेशंट दगावला की नाही दगावला हे आम्हाला माहीत नव्हतं। आम्ही जेव्हा मीडियाला बोलावलं, पोलिसवाल्यांना बोलावलं, तेव्हा त्यांचे तेव्हा ते सांगत होते की तुमचा पेशंट 1:30 वाजता दगावला, मग ते 6 वाजता दगावला, पेशंट कुठं आहे तर पेशंट दिसत नव्हता, पेशंट कुठं ठेवला होता काही माहीत नव्हता। त्याच्यानंतर आम्ही जेव्हा त्यांना इन्क्वायरी केली तुम्ही आमच्या पेशंटचं काय झालं, काय कसं आहे, तर ते सांगत होते की तुमचा पेशंट आहे, पण आम्ही त्यांना म्हणत होतो जेव्हा की बाबा तुम्ही आमचा पेशंट दाखवा, कुठे आहे, आम्हाला फक्त चेहरा तरी पाहू देतो, ते दाखवायला तयार नव्हते, त्यांची ॲरोगन्सी होती आणि तिथले जे इन्चार्ज ऑपरेशनचे जे डॉक्टर असते ते आमच्यासोबत ॲरोगन करत होते। आमची जेव्हा माझी एक साडी आहे सोनू नावाची, तर तिने जेव्हा मी मोबाईल काढून फोटो काढायचे प्रयत्न केले तेव्हा तिच्या हातचा मोबाईल घेऊन त्यांच्यासोबत पण छेडछाड तेव्हा करायचे प्रयत्न केले। नंतर दुसरी गोष्ट अशी की आम्ही जेव्हा त्याच्यात बोललो तेव्हा ते आमच्यात रेडी बोलायला तयार पण नव्हते, दाखवत पण नव्हते, सांगत पण नव्हते। मग आम्ही ज्यांना बाकीच्या लोकांना फोन केला, बाकीच्या लोकांना सांगितलं, पोलीस वगैरे सर्व आली, तेव्हा त्यांना समजलं, तेव्हा ते म्हणाले की आम्ही तुम्हाला बॉडी देतो। आमचं एवढंच म्हणणं आहे की तुम्ही बॉडी आम्हाला द्या, पण बॉडी दिल्याच्यानंतर आम्ही असं म्हणलं नाही की आम्ही आमच्या गावाला नेतो, आम्ही इथंच त्यांचा संस्कार करू, पण आम्हाला कमीत कमी त्यांचा चेहरा तरी दिसायला पाहिजे, आमचा चेहरा तुम्ही दाखवा। मग एवढं सर्व रिक्वेस्ट करून वादावादी करून मग त्यांनी आम्हाला त्यांचा चेहरा दाखवला, पण बॉडीमध्ये त्यांनी चेहरा दाखवल्यावर बॉडीमध्ये कुठे छेडछाड नव्हती, पण त्यांनी बॉडीमध्ये कुठे छेडछाड करणार नव्हती। बॉडी कशी देणार आहे, घरी न्यायसाठी देणार आहे का कशी? नाही, आम्ही रिक्वेस्ट केली होती, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे जे नियम आहे त्या नियमानुसार आम्ही त्यांना म्हटलं की बा आम्ही सर्व सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे सर्व पाळल्यानंतर आम्ही आमचा पेशंट नेतो, तुमची जर असेल बा असं नियम पाळून आम्ही नेऊ शकतो तर तुम्ही द्या, जर तुमच्या नियमामध्ये कुठं जर तुम्हाला अदली बदली काही असं लागत असेल तर आम्ही नेत नाही, आम्ही इथेच करू। आम्ही असं त्यांना रिक्वेस्ट केली होती, फक्त रिक्वेस्टनुसार तुम्ही देत असाल तर द्या, नसाल तर नका देऊ, आम्ही इथंच करतो। बॉडी द्यायला तयार झाली का? नाही, बॉडी द्यायला तयार झाले नाही आहे, ते बॉडी द्यायला तयार नाही झाले, ते म्हणे की गव्हर्नमेंटचा असा नियम आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा की आम्ही तुम्हाला बॉडी तुमच्या हवाले करू शकत नाही, आमचा व्यक्ती येईल, ॲम्ब्युलन्स येईल आणि तुम्हाला तुमच्या हिंदू स्मशानभूमीत किंवा तुम्ही ज्या जातीप्रमाणे करता त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमच्या विधीला दफन करावं लागेल। त्यांनी आमचा पेशंट एक्सपायर्ड होऊनही आरोग्य विभागाच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याने आम्हाला नातेवाईकाला कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही। त्यानंतर जेव्हा माझे मोठे जावई मुंबईवरून सकाळी 4 वाजता निघून हे आले आणि लहान जावई उमेशराव निकम यांनी त्याचा जो खलबला केला, त्याच्यामुळे त्यांनी तरी आम्हाला खूप त्रास दिला। परंतु माझी आरोग्य विभागाला एकच विनंती आहे की या कोरोनाच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक न करता त्यांना सहकार्य करावे, कारण ते पूर्ण सरकारी कर्मचारी आहे आणि गरीब जनता ही त्यांच्या विश्वासावर अवलंबून आहे। त्या विश्वासाला तडा न जाऊ देता त्यांनी समोरील जे कार्य आहे जनतेच्या सहकार्याचं ते त्यांनी व्यवस्थित पार करावं, अन्यथा याचे दुष्परिणाम आरोग्य विभागाला समोरासमोर व्यवस्थित
कार्य जर पार पाडलं नाही तर त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. आणि मी स्वतः एक सोशल वर्कर म्हणून, कारण आता मी सगळी मोकळी झालेली एक सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून मला त्याच्यातला काही स्वार्थ नाही, पण या आरोग्य विभागावर आळा घालण्याचं काम हे मी स्वतः करेन. त्यापासून निदान गरीब जनतेला फायदा तरी मिळेल. धन्यवाद.